ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। तो बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी खबर आ रही है। बागेश्वर उपचुनाव के लिए आज से नामांकन शुरू हो जाएगा। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के निधन के बाद ही उपचुनाव हो रहा है। परिवार में बेटे या पत्नी को टिकट की उलझन में बीजेपी की आखिर किसको टिकट दे, परिवार में बेटे को टिकट दे या पत्नी को टिकट दे। कांग्रेस ने भी पत्ते अभी नहीं खोले हैं। 5 सितंबर को बागेश्वर में वोटिंग होनी है और 8 सितंबर को रिजल्ट आ जाएगा। तो उपचुनाव बागेश्वर के और उपचुनाव के मद्देनजर अभी असमंजस की स्थिति है भारतीय जनता पार्टी के सामने कि चंदन राम दास के निधन के बाद टिकट बेटे को दिया जाए या पत्नी को दिया जाए। तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी अपने पत्ते अभी नहीं खोले हैं। और वहीं बागेश्वर उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही सियासत गरमाने लगी है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने अपने कैंडिडेट से लेकर चुनावी रणनीति पर मंथन तेज कर दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले बागेश्वर का रण पार्टियों के लिए लॉन्चिंग पैड से कम नहीं है। बागेश्वर उपचुनाव बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद खाली हुई बागेश्वर सुरक्षित सीट होने के चलते बीजेपी के लिए लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मास्टर गेम प्लानर है। जहां बीजेपी सिंपैथी कार्ड खेलने के साथ साथ जिताऊ उम्मीदवार को भी टिकट देने पर काम कर रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कहते हैं कि बागेश्वर में पिछले 2 महीने से तैयारी कर रहे हैं। केंद्रीय नेतृत्व को नामों की लिस्ट भेज दी है। इसी हफ्ते उम्मीदवार घोषित कर दिया जाएगा। हम 16 या 17 तारीख में नामांकन करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी का वहां रहना होगा। कल परसों में स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड से हम 3 नाम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज देंगे और 1-2 दिन के अंदर विधिवत रूप से प्रत्याशी घोषित हो जाएगा। जबकि कांग्रेस इस चुनाव को सत्ता के खिलाफ चुनाव मानती है और नए कैंडिडेट से लेकर पिछले बार आप से उम्मीदवार रहे बसंत कुमार पर भी नजर लगाए है। जिला कांग्रेस कमेटी से हमने नाम मांग लिए हैं। जैसे ही जिला कांग्रेस कमेटी से हमारे नाम आएंगे, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक करके हम उसको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को भेज देंगे और जल्दी ही नामांकन वहां पर करेंगे और पूरी शिद्दत से चुनाव लड़ेंगे, पूरी मजबूती से लड़ेंगे। यानी साफ है, बागेश्वर का उपचुनाव लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल से कम नहीं और इस सीट पर अगले 15 दिन प्रदेश में राजनीतिक माहौल बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। देहरादून से भारती सकलानी, उनियाल की रिपोर्ट। तो बागेश्वर में उपचुनाव है और इसको ध्यान में रखते हुए टिकटों को लेकर अभी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी किसी भी तरीके से कोई ऐलान चेहरों का नहीं किया गया है। चेहरे कौन से होंगे, किस पार्टी से, इस पर अब भी सस्पेंस बरकरार है। हमारे साथ सुष्मिता थापा जुड़ गई हैं फोन लाइन पर। सुष्मिता, अभी बागेश्वर उपचुनाव की तैयारियां हालांकि अपने अंतिम रूप ले रही हैं, लेकिन चेहरों को अभी तक सामने नहीं लाया गया है कि बीजेपी ने कौन सा चेहरा उतारा या कांग्रेस ने कौन सा चेहरा उतारा। चर्चा में कौन से चेहरे हैं? सुष्मिता, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? सुष्मिता, क्या आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो सुष्मिता से संपर्क नहीं हो पा रहा, दोबारा साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें कि बागेश्वर उपचुनाव में आखिर कौन किस पार्टी का चेहरा होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है और अभी पत्ते नहीं खोले हैं कांग्रेस ने और ना ही भारतीय जनता पार्टी ने। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे हैं कि टिकट या तो चंदन राम दास की पत्नी को या तो बेटे को दिया जा सकता है। अभी इसमें पेंच फंस रहा है। इसलिए हालांकि 5 सितंबर को कहा जा रहा है कि वोट डाले जाएंगे और 8 सितंबर को नतीजे भी सामने आ जाएंगे। नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सुष्मिता थापा हमारी सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गई। सुष्मिता, क्या आप तक आवाज आ रही है? सुष्मिता, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? तो सुष्मिता तक आवाज नहीं पहुंच पा रही। हालांकि लगातार
जानकारी साझा कर रहे हैं हम कि किस तरीके से इस पूरे मामले में देखा जाए तो उपचुनाव को देखते हुए, क्योंकि चंदन रामदास का निधन हो गया और बागेश्वर की जो सीट है वो अब खाली हो चुकी है, इसको लेकर चेहरे कई सामने आ रहे हैं। मोहर अब तक किसी भी पार्टी ने, किसी भी राजनीतिक पार्टी ने किसी भी चेहरे पर मोहर नहीं लगाई है। 14 जुलाई को विकासनगर क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों पर पत्थर फेंकने के आरोपी राशिद पहलवान की हिस्ट्री शीट देहरादून पुलिस ने खोल दी है। राशिद फिलहाल जेल में बंद है और उस पर धोखाधड़ी से जमीनों पर अवैध कब्जा करने, मारपीट करने, अपहरण करने और बलवा करने के मुकदमे पहले से ही सहसपुर थाने में दर्ज है। जानकारी के अनुसार 14 जुलाई की रात को जब कांवड़ियों का जत्था सहसपुर विकासनगर क्षेत्र से निकल रहा था, तब उन पर भीड़ ने कथित तौर पर पत्थर बरसाए थे, जिसमें कई कांवड़िए घायल हो गए थे। आरोप है कि भीड़ की अगुवाई राशिद कर रहा था। इस मामले में सैकड़ों अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। साथ ही 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा भी दर्ज किया था, जिसमें राशिद भी शामिल है। 2 अन्य लोगों को इस मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। सूत्रों के अनुसार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले पर धारदार एक्शन के बाबत देहरादून पुलिस को हिदायत दी थी, जिसके बाद राशिद की हिस्ट्री शीट खोल दी गई है। कुलदीप हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलदीप, इस पूरे मामले में अब हिस्ट्री शीट खोली गई है। सीएम की सख्ती के बाद जो ये एक्शन लिया गया है, इसका असर कितना देखने को मिल रहा है? जी मैम, इनका जो कहें अभी हिस्ट्री शीट ये खोल दी गई है। पूरे क्षेत्र में अभी खुशी का माहौल बना हुआ है। इनके ऊपर पूर्व में भी 8 मुकदमे दर्ज है 2006 से लेकर अब तक, जिसमें धोखाधड़ी, जमीन से विवाद को लेकर कई मुकदमे दर्ज है और अब जाकर इनकी जो पूरी हिस्ट्री है वो पुलिस ने खोल दी है। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। लगातार हो रही बारिश के चलते जानकी सेतु के पास 84 कुटिया से लगी दीवार गिरी, जिसकी चपेट में 2 साधु आगे आ गए हैं और सूचना पर एसडीआरएफ ने सर्च अभियान चलाया। एक साधु को निकालकर अस्पताल भेजा गया, जबकि दूसरे साधु का पानी में दम घुटने से मृत्यु हो गई, जिसका शव रेस्क्यू करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। दीवार गिरने से चपेट में आने के बाद एक की मौत हो गई है। एसडीआरएफ ने एक घायल का रेस्क्यू भी किया है। हालांकि ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, एसडीआरएफ की टीम जब यहां पर पहुंची और रेस्क्यू किया गया है। देहरादून से खबर आ रही है, जहां तेज बारिश के चलते नदी में फंसे 3 युवकों का रेस्क्यू किया गया। रायपुर पुलिस ने नदी के बीचों बीच फंसे युवकों का रेस्क्यू किया है। देर रात नदी में पार्टी करने के लिए गए थे तीनों युवक और तेज बारिश के चलते नदी में आए उफान में युवक फंस गए थे, जिनका रेस्क्यू किया गया है। जान जोखिम में डालकर यहां पर लोग पार्टी कर रहे थे। फिलहाल कुछ जिले ऐसे हैं उत्तराखंड के जहां पर अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से कि बिल्कुल भी इन जिलों में ना जाएं अभी, और यहां रेस्क्यू कर युवकों को बाहर निकाला गया। देर रात हुई तेज बारिश के चलते ऋषिकेश के खारा स्रोत और ढालवाला में एसडीआरएफ ने कई लोगों का रेस्क्यू किया। जानकारी के अनुसार बारिश के चलते इन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के घरों के आसपास जबरदस्त पानी भर गया था, जिससे आसपास के लोग घबरा गए। एसडीआरएफ को सूचना दी गई, उसके बाद रेस्क्यू किया गया। स्थानीय लोगों को बोट के जरिए सुरक्षित बाहर निकाला गया। ये तस्वीर दिखा रहे हैं, बोट की तस्वीर, कि किस तरीके से स्थानीय लोगों को बाहर निकाला गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से स्थानीय लोगों का रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड में लगातार बारिश से राहत नहीं है और आज भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। कुछ चुनिंदा जगहों पर भारी
बारिश से लोग परेशान हैं। आज देर शाम तक बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, लिहाजा निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही 13 अगस्त से 15 अगस्त तक एक बार फिर से बारिश होगी, इसे लेकर भी संभावना जताई जा रही है। पौड़ी मुख्यालय को जोड़ने वाला नेशनल हाईवे 534 पिछले 51 घंटों से ज्यादा समय से बंद है। कोटद्वार से दुगड्डा के बीच सैकड़ों यात्री अपनी गाड़ियों के साथ फंसे हुए हैं, जो रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे हैं। परसों शाम कोटद्वार से दुगड्डा के बीच बादल फटने से एनएच का एक पुल धराशायी हो गया। कई जगह भारी भूस्खलन होने से सड़क ही ढह गए हैं। दोनों ओर से सड़क ढहने के चलते सैकड़ों यात्री बीच में फंस गए हैं। कुछ यात्री पैदल ही पहाड़ों के रास्ते कोटद्वार आ रहे हैं, जबकि अभी भी कई लोग कोटद्वार दुगड्डा के बीच फंसे हुए हैं। पैदल दुगड्डा से पैदल ला रहे हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना? बहुत ज्यादा दिक्कत, इतना दिक्कत के जिंदगी में पहली बार हुआ है ऐसे काम जो है कि पैदल चलने का। और इतना पेड़ गिरे हैं, इतने चट्टाने टूटे हैं कि जो है कि कह नहीं सकते हैं कि हम तो कोई बयान नहीं कर सकते इतना। तो दुगड्डा आमसौड़ के पास फंस गए वहाँ पर, क्योंकि रोड टूट गई थी। हाँ, रोड मतलब वो हो गई थी, टूट गई थी, तो इस वजह से हमें रात को रुकना पड़ा। आमसौड़ में ही गाड़ी में सोए। चमोली जनपद में लगातार बारिश हो रही है। बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। वहीं तस्वीर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित लामबगढ़ नाले की है, जहां स्कूली बच्चे और स्थानीय लोग नाले को पार कर अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। गांव को जोड़ने वाला एकमात्र यही रास्ता है। यहां लोग खतरनाक परिस्थितियों में नाले से गुजरने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस दौरान थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो बड़ा हादसा हो सकता है। कुमाऊं में भी बारिश ने जमकर कहर बरपाया है और सबसे ज्यादा तबाही हल्द्वानी में हुई है। मंगलवार रात हुई बारिश ने काठ गोदाम इलाके में 10 से 12 घर जमींदोज कर दिया। इसके साथ ही बरसाती नाले उफान पर बह रहे हैं, जिससे कई घरों को नुकसान हुआ है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि बारिश के बाद उफान पर आए कलसिया नाले ने क्या तबाही मचाई है। हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी दिखाई दे रही है। तो लगातार हो रही बारिश ने आम जनजीवन को अस्त नस्त कर दिया है। ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्रों में सभी बरसाती नदियां उफान पर हैं। गंगा और उसकी सहायक नदियां चंद्रभागा, सौंग और बीन नदी में जलस्तर बढ़ चुका है। देर रात से हो रही बारिश से ढाल वाला क्षेत्र में जंगल से पानी निकलकर आसपास की बस्ती में घुस गया है। जगह जगह जल भराव की स्थिति बनी हुई है और अभी बारिश नहीं थमी है। हो रही बारिश ने ऋषिकेश और आसपास के क्षेत्र में भारी नुकसान पहुंचाया है। जगह जगह जलभराव की स्थिति है। गंगा उफान पर है और वार्निंग लेवल से 5 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। साथ ही गंगा की सहायक नदियां भी उफान पर है, जिसके चलते लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। ऋषिकेश से आशीष डोभाल, न्यूज 18। चमोली के ग्रामीण इलाकों में सड़कों का सबसे ज्यादा बुरा हाल होता है, तो वहीं थराली मुख्य बाजार में भी सड़कों पर गड्ढे दुर्घटनाओं को निमंत्रण दे रहे हैं, जिससे लोगों में विभाग के प्रति नाराजगी दिखाई दे रही है। और ऐसे में देखिए सबसे पहले इन तस्वीरों को कि किस तरीके से यहां पर लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। समस्याओं का सामना करते जो लोग हैं उनकी यही मांग है प्रशासन से कि जल्द से जल्द इन सड़कों का हाल ठीक किया जाए। बारिश से उफान पर बरसाती नदियां हैं और लगातार ठीक करने का काम एक तरफ जहां किया जा रहा है, तो लाखों के बजट को ठिकाने लगाया जा रहा है। ये हमारी भी समझ में नहीं आ रहा है। हम देख रहे हैं विगत 4-5 दिन से लोक निर्माण विभाग थराली पूरे जितने भी थराली मार्केट के अंदर जितने गड्ढे बने हुए हैं, सारे गड्ढों में पानी भरा हुआ है और वही बरसात का लगातार टाइम है और उन गड्ढों में पुनः मिट्टी भरने का काम कर रहे हैं। लेकिन चिंता इस बात की बहुत ज्यादा है कि पूरी मार्केट की स्थिति बदहाल है, मिट्टी भरी जा रही है, कोई बात उठाने को तैयार नहीं है। साग में मार्च के महीने में डामर होना था और अभी ये मिट्टी भर रहे हैं।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार बात बारिश की हो रही है तो दूसरी तरफ हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बाद भी पिथौरागढ़ टनकपुर हाईवे सुधर नहीं पाया है। बरसात में इस हाईवे पर सफर करना मौत को मात देने से कम नहीं है। स्वाला के पास मलबे में एक कार आधे से ज्यादा डूब गई, जिस कारण 2 जिलों की लाइफलाइन पूरी तरह से बंद हो गई। स्वाला में पहाड़ी से लगातार लैंडस्लाइड होने के कारण हाईवे मलबे से पट गया है। हाईवे खोलने के लिए कोई भी ठोस इंतजाम नहीं है, जिस कारण यात्रियों में नाराजगी है। लेकिन रात 1:30 बजे से फंसने के बाद भी अभी तक यहाँ पर एक पोकलैंड मशीन खड़ी है, एक्सकेवेटर जिसको हम बोलते हैं बेसिकली, वो खड़ा है, लेकिन उसके बाद भी अभी तक उसका ऑपरेटर यहाँ नहीं पहुंच पाया है। मामला ये है कि इतना बड़ा एनएच है और हमारे ठीक पीछे इस डायरेक्शन में इसके नीचे लगभग 5-7 किलोमीटर नीचे और भी एक रोड ब्लॉक है। उत्तरकाशी गंगोत्री हाईवे पर सड़क सुरक्षा गैलरी के नीचे भूस्खलन फिर सक्रिय हो गया है। भूस्खलन के चलते यहां फिर चट्टान का 10 से 15 मीटर हिस्सा भागीरथी नदी में गिर गया। ये देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं किस तरीके से जो भागीरथी नदी है वो यहां पर अपने उफान पर है एक तरफ, तो जहां चट्टान का 10 से 15 मीटर का हिस्सा भागीरथी नदी में गिर गया, जिससे गैलरी को खतरा उत्पन्न हो गया है। जिला प्रशासन ने जल्द से जल्द सुरक्षा कार्य करने के निर्देश भी यहां पर दिए हैं। पिथौरागढ़ में लंपी वायरस ने गोवंश को अपनी चपेट में ले लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों तक लंपी वायरस अपनी पैठ बना चुका है, तो पशुपालन विभाग में डॉक्टरों का टोटा पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। पहाड़ के ग्रामीण इलाकों में आज भी अर्थव्यवस्था का पहिया गोवंश पर ही टिका हुआ है। गाय के दूध के सहारे जहां हजारों परिवार पलते हैं, वहीं बैल किसानों के लिए खासे मददगार साबित होते हैं। लेकिन लंपी वायरस के संक्रमण ने गोवंश पालकों की चिंता को बढ़ा दिया है। हालात ये है कि जिले में अब तक 5000 से अधिक गोवंश लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं, जिसमें से 105 गाय बैल जान भी गंवा चुके हैं। पहाड़ों की आजीविका लगभग पूरी पशुधन पर निर्भर है और हमारे पशु जिस तरह से लंपी वायरस से और अन्य डिजीज से ग्रसित हो रहे हैं, पीड़ित हैं, इस समय पर उनको स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं नहीं मिल पा रही हैं। जिले में 1,62,000 से अधिक गोवंश के जानवर मौजूद हैं, जिन्हें बचाने के लिए वेटरनरी विभाग अब तक 1,44,000 टीके भी लगा चुका है। लंपी वायरस के फैलाव के बीच वेटरनरी विभाग की खामियां भी जगजाहिर हुई हैं। वेटरनरी विभाग के जिले में 31 हॉस्पिटल हैं, लेकिन इनमें से आधे हॉस्पिटल बिना डॉक्टर के ही चल रहे हैं। विभाग में सबसे बुरा हाल पशुधन प्रसार अधिकारियों का है। यहाँ पशुधन प्रसार अधिकारी के 86 पदों के मुकाबले सिर्फ 25 पद ही भरे हैं। लगभग 81 पदों के सापेक्ष हमारे पास मात्र 21 पशुधन प्रसार अधिकारी यहाँ पे पदस्थ है। तो ये एक बहुत बड़ा गैप है, बहुत बड़ा लूप होल है और काम करने में निश्चित रूप से थोड़ा इसमें असुविधा भी इस कारण से होती है, क्योंकि मैन पावर अगर नहीं होती तो दिक्कत तो होनी है। तो ये समस्या है। पहाड़ों में जानवरों के इलाज के लिए लोग सिर्फ और सिर्फ सरकारी हॉस्पिटल पर ही निर्भर हैं। ऐसे में जब वेटरनरी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स का टोटा पड़ा तो लोगों की दिक्कतों को आसानी से समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।